हेलो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर का हम पढ़ चुके थे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको महाभियोग के बारे में लास्ट में बताया था, तो मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बता देती हूँ। देखो, राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग संसद में चलाया जाता है। ठीक है, संसद के किसी भी भवन में यानी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, ठीक है, प्रस्ताव लाया जा सकता है। और प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को क्या होती है, 14 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। ये रूल है, यानी 14 दिन पहले ही उसे बताना होता है कि महाभियोग लाया जा रहा है। और इस प्रस्ताव पर संसद सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी महाभियोग लाया जा सकता है। संसद का जो सदन राष्ट्रपति पर आरोप लगाता है, यानी जो महाभियोग लाया है, वही इन आरोपों की पहले जांच करता है। और यदि उस सदन के 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, तो वह प्रस्ताव आरोप लगाने वाले सदन की तरफ से पास माना जाता है। ठीक है, जो सदन लेकर आया है प्रस्ताव, उस सदन के 2/3 सदस्य अगर इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, तो क्या होता है, वो उस वाले सदन से पास माना जाएगा। अब क्या होता है, ये प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होता है, राष्ट्रपति को एक वो होता है कि राष्ट्रपति स्वयं या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को अपने पक्ष में स्पष्टीकरण के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, और यदि दूसरा सदन भी अपने ऊपर उपस्थित 2/3 सदस्यों से इस प्रस्ताव को पास कर देता है, तो उसी तिथि से क्या होता है, राष्ट्रपति का जो स्थान है यानी पद है, वो रिक्त समझा जाता है, यानी खाली समझा जाता है। ठीक है, आप समझ गए महाभियोग? आप देख लेना एक बार और अगर आपको समझ ना आया हो। ठीक है, वैसे इजी है। अब देखो, राष्ट्रपति सबसे पहले आता है राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या क्या है, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए व्यक्ति में। सबसे पहले आता है भारत का नागरिक हो। ठीक है, देखो, राष्ट्रपति भारत का एक प्रमुख पद होता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद आता है उम्र कम से कम क्या होनी चाहिए उसकी, 35 वर्ष तो होनी चाहिए, और उससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन 35 वर्ष होनी ही चाहिए। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट है पागल या दिवालिया ना हो। यानी देखो, पागल तो पता है आपको कि इसमें थोड़ा, ठीक है, दिमाग की कमी ना हो, मतलब पागल ना हो। और दिवालिया क्या होता है, जो बहुत सारा लोन ले लेता है, यानी कर्जा ले लेता है, लेकिन उसे चुकाने में असमर्थ होता है। ठीक है, चुका नहीं पाता है, उसे क्या कहते हैं, हम दिवालिया कहते हैं। ठीक है, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए ऐसा व्यक्ति। किसी भी अपराध में शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनना चाहता है, वह किसी अपराध में शामिल नहीं होना चाहिए और ना ही कोई अपराधी होना चाहिए, और किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई हमारी योग्यताएं। आगे देखो, राष्ट्रपति की शक्तियां। सबसे पहले शक्ति देखो, ये तो आप सभी को पता ही है कि विधेयक का कानून बनना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही होता है। यानी दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पास होने के बाद क्या होता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है उसके हस्ताक्षर के लिए। ठीक है, और उसके सिग्नेचर करने के बाद ही क्या होता है, विधेयक कानून बनता है। ये उसकी पहली शक्ति। और जो राष्ट्रपति है उसे हम क्या बोलते हैं, भारत का पहला नागरिक, यानी देश का पहला नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। और इसकी देखो दूसरी शक्ति क्या है, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, यानी जल, थल और वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। ठीक है, देखो अब तीसरा पॉइंट है, ठीक है, इसे याद रखना आप लोग, और इसका अनुच्छेद भी याद रखना कि क्षमादान का अधिकार, अनुच्छेद 72, ठीक है, आर्टिकल 72 क्या देता है, क्षमादान का अधिकार देता है राष्ट्रपति को। इसका मतलब होता है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय से, यानी कोर्ट से मृत्युदंड मिला हो, तो राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है, क्षमादान दे सकता है, या फिर उसकी सजा जो है वो बदल सकता है। ठीक है, या फिर सजा को कम कर सकता है। यह निर्णय क्या होता है, राष्ट्रपति अपने विवेक के ऊपर लेने में स्वतंत्र होता है, यानी अपने दिमाग से लेने में स्वतंत्र होते हैं। अगला आता है देखो,
सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। लेने का अधिकार किसके आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 143। ठीक है, आर्टिकल भी याद रखना आप, यानी अनुच्छेद याद रखना आप। अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार मतलब जो राष्ट्रपति है, क्या होता है, उन्हें अधिकार होता है कि वह किसी महत्वपूर्ण विषय पर जो होता है ना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह मांग सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को भी अधिकार होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसे भी अधिकार है कि वो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी वो सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, वो उसका अधिकार है। और जो राष्ट्रपति है वो सलाह मान भी सकता है और नहीं मान सकता है, ये राष्ट्रपति का अधिकार है। ठीक है, ये आर्टिकल कौन से में? 143 में। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। अब देखो, वित्तीय शक्ति यानी वित्तीय मतलब धन से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब देखो, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष आय व्यय का बजट प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। ठीक है, आय व्यय प्रस्तुत करने की अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति ही देता है। बिना उसकी अनुमति से क्या होता है, कोई भी नया कर यानी टैक्स नहीं लगाया जा सकता और कोई भी नया बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये राष्ट्रपति की क्या हो गई? वित्तीय शक्ति। अब देखो, ये तो हो गई नॉर्मल शक्तियां। ठीक है, अब देखो क्या होती है, आपातकाल होता है, उसमें भी कुछ शक्तियां होती है, यानी जो उसकी आपातकाल शक्तियां होती हैं। उसमें क्या है? 3 शक्तियां हैं। देखो, सबसे पहला है बाहरी आक्रमण या युद्ध जैसी स्थिति में अनुच्छेद 352। ठीक है, इसमें क्या होता है, युद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति में देश में शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति देश में आपातकालीन घोषणा करता है। ठीक है, और ये कब करता है? ये मंत्रिमंडल के द्वारा 14 दिन पूर्व भेजे गए लिखित सूचना पर हस्ताक्षर करके उसे आपातकाल की घोषणा कर देता है। ठीक है, अब देखो, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 356। अब देखो, इसमें क्या बोला जाता है, यदि किसी राज्य में किसी राज्यपाल को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके राज्य में क्या है, शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही है, तो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति से अपने राज्य में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, लिखित सलाह पर। अब देखो, आखिरी है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि भारत के किसी भी हिस्से में वित्तीय संकट उत्पन्न हो। ठीक है, या हो जाए तो राष्ट्रपति सांसदों की क्या होता है, 1 दिन के वेतन काट सकते हैं या काटने का आदेश दे देते हैं। लेकिन हमारे देश में अभी भी क्या है, अभी तक कभी भी क्या हुआ, वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछेगा कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है देश में, तो आप बोलोगे कि अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। ठीक है, अब देखो, विशेष अधिकार, वो तो उसकी शक्तियां हो गई। ठीक है, ये हमने शक्तियां पढ़ी। अब देखो, राष्ट्रपति के कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं। अब देखो, विशेष अधिकार में क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु वापस करना। ठीक है, संसद से कोई विधेयक पास हुआ, वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए गया। ठीक है, तो क्या होता है, जो राष्ट्रपति है वो उसे पुनर्विचार के लिए यानी दोबारा से विचार करने के लिए संसद में भेज सकते हैं। ये उनका विशेष अधिकार है। दूसरा आता है वीटो शक्ति। देखो, वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब, यानी वीटो शक्ति का जो राष्ट्रपति प्रयोग करते हैं तो वो क्या करते हैं, विधेयकों को क्या करते हैं, स्वीकृति देने में देरी करते हैं, यानी विलंब करते हैं। ठीक है, अब देखो, ये भी है, कई नेताओं के दावे के समय यह निर्णय करें कि कौन प्रधानमंत्री होगा। देखो, जब बहुमत की सरकार होती है तब तो ठीक होता है कि एक प्रधानमंत्री को चुन लिया जाता है। ठीक है, जो बहुमत दल का नेता होता है। लेकिन जब गठबंधन की सरकार बनती है तब क्या होता है, कई बार कि एक से ज्यादा नेता जो होते हैं वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे में क्या होता है, राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो किसी एक को प्रधानमंत्री बना सकता है। ठीक है, और देखो, ये एक लास्ट और था कि पॉकेट वीटो।
पॉकेट वीटो क्या होता है? देखो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देते हैं, ठीक है, ना ही अनुमति देते हैं, ना ही पुनर्विचार के लिए उसे क्या करते हैं, संसद को लौटाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जो विधेयक होता है वो अपने पास रख लेते हैं, लेकिन उसे क्या करते हैं, ना ही पुनर्विचार के लिए वापस लौटाते हैं, ना ही अनुमति देते हैं, अपने जेब में रख लेते हैं यानी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं। और ये कितने भी दिनों तक रख सकते हैं, ये इनका अधिकार है, ठीक है। अब हमने शक्तियां और अधिकार देख लिया। अब देखो, राष्ट्रपति पद की जरूरत क्यों है, यानी इसकी आवश्यकता ही क्यों होती है, ठीक है। अब देखो, संसदीय व्यवस्था, ठीक है, हमें पता है भारत में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में समर्थन न रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था हमने पढ़ा था पिछले चैप्टरों में, अगर आपको याद ना हो तो आप दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो, समर्थन न रहने पर क्या होता है, मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्रीय प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, ठीक है। जब कोई प्रमुख मतलब मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है, यानी जब प्रमुख लोग हट जाते हैं, यानी उस मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास होता है, उनका समर्थन नहीं रहता है, तो वो हट भी सकते हैं, ठीक है, हट जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कोई एक प्रमुख होना चाहिए जो राष्ट्र को क्या करे, देख सके, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, एक स्थायी पद की जरूरत होती है। तो वो क्या स्थायी पद कौन सा होता है, राष्ट्रपति का होता है, जो क्या करते हैं, देश के प्रमुख के तौर पर काम करते हैं। देखो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके, ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति की जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ये सभी कार्य करते हैं, ठीक है। अगर राष्ट्रपति को भी कुछ काम है या फिर अभी उनका पद रिक्त है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, उपराष्ट्रपति वो सारे काम करते हैं जो राष्ट्रपति के होते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति कितना, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है, ठीक है, उसी तरह यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति यानी एक्स सभापति या फिर अध्यक्ष जिसे हम कह सकते हैं, होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र, ठीक है, त्यागपत्र देना, इस्तीफा, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारक से क्या होता है, पद रिक्त होने पर क्या होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है, ठीक है। जब क्या होता है, मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की, या फिर त्याग पत्र दे देते हैं, या महाभियोग द्वारा उन्हें हटाया जाता है, उस वक्त क्या होता है, जब पद रिक्त हो जाता है राष्ट्रपति का, तब क्या होता है, उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालते हैं, ठीक है। अब हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया। अब देखो प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या है, ठीक है। प्रधानमंत्री के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। देखो, प्रधानमंत्री बनने की योग्यताएं, ठीक है। सबसे पहले योग्यताएं होनी चाहिए क्या क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, हमने ऊपर पढ़ा। ये भी देखो, उम्र इसमें क्या है, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा हो सकती है लेकिन 25 वर्ष होनी ही चाहिए। पागल या दिवालिया ना हो, मैंने आपको दिवालिया समझाया था अभी, ठीक है। किसी लाभ पद पर ना हो, ठीक है, किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। किसी अपराध में शामिल ना हो, यानी कोई अपराधी ना हो। ये उसकी क्या हो गई, विशेषताएं यानी योग्यताएं, सॉरी। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जान लेते हैं हम। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, ठीक है। जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा में बहुमत वाले दल का क्या होता है, नेता होता है। जैसे ही वह बहुमत खो देता है, वह अपना पद भी खो देता है, यानी अविश्वास प्रस्ताव आता है, यानी अब उसका पास बहुमत नहीं रहा, वो खो चुका है, तब क्या होता है, वो पद भी खो देता है, यानी अब वो प्रधानमंत्री नहीं रहता है। अब देखो, प्रधानमंत्री तय करता है कि उसके मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे, वही मंत्रियों के पद स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है, इसी कारण वह मंत्रिपरिषद का प्रधान भी होता है, ठीक है। जो प्रधानमंत्री है वही सभी को क्या करता है, मंत्रियों के पद स्तर और मंत्रालय बांटता है, यानी आवंटन करता है। और थर्ड है, प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है। किसी भी सदस्य
संसद के सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना ही चाहिए। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है, ठीक है, वो सदन का सदस्य नहीं है, यानी संसद का सदस्य नहीं है, तब भी वो प्रधानमंत्री अगर बन जाता है तो क्या होता है, उसमें कंडीशन होती है कि उसे 6 महीने के भीतर यानी अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। ठीक है, ये एक कंडीशन है यहाँ पर। अब देखो, मंत्रिपरिषद का आकार कितना होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए ये हमें देखना है, कितना होना चाहिए। मंत्रिपरिषद का आकार कितना होना चाहिए, ये देखो कितना होना चाहिए कि संविधान के 91वें यानी 91वें संशोधन के द्वारा व्यवस्था की गई है कि, यानी 91वें संशोधन के द्वारा बताया गया है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का केवल 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए सदस्यों की संख्या। अब देखो नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। ठीक है, अब देखो आपको समझ आ जाएगा। इसका मतलब, इसका अर्थ है जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है, ठीक है, विश्वास खो देती है या फिर बहुमत खो देती है, उसे त्याग पत्र देना पड़ता है और यह सिद्धांत मंत्रिमंडल के एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब एक साथ तैरना और एक साथ डूबने का मतलब भी यही है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, पास हो जाता है यानी पारित हो जाता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या होता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। अब देखो, प्रधानमंत्री का स्थान सरकार में सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की मृत्यु का त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री की मृत्यु से या फिर त्यागपत्र देने से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, फिर एक नए सिरे से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बनते हैं। अब देखो, प्रधानमंत्री सरकार की धुरी है यानी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु का काम करते हैं, यानी पुल बनाने एक पुल का काम करते हैं, उन्हें जोड़ने का काम करते हैं। वह संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। ठीक है, यानी सभी मामलों यानी जो प्रशासन के मामले हैं और कानूनों के बारे में क्या है, राष्ट्रपति को सूचना देते हैं। देखो, गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री उतना शक्तिशाली नहीं रहता जितना बहुमत वाली सरकार में होता है। ठीक है, तो गठबंधन वाली सरकार जब भी आती है तो प्रधानमंत्री क्या होता है, इतना शक्तिशाली नहीं होता है जितना क्या होता है बहुमत वाली सरकार में होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखने की बात है, आप याद रखना। अब देखो, मैंने ये पीडीएफ में एक पेज ऐड किया था जिसमें है स्थायी कार्यपालिका, जिसे हम नौकरशाह बोलते हैं या नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स इंग्लिश में। ठीक है, कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इसे नागरिक सेवा भी कहते हैं। ठीक है, नागरिक सेवा में कौन कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या फिर जिसे हम प्रशासनिक मशीनरी कहते हैं। ये सभी किसमें शामिल होते हैं, नागरिक सेवा में। देखो, नौकरशाही में सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। यानी जो नौकरशाही में होते हैं लोग, वो क्या होते हैं, बहुत ही प्रशिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ही प्रवीण अधिकारी होते हैं। ठीक है, जो नीतियों को बनाने में और उन्हें लागू करने में क्या करते हैं, मंत्रियों की मदद करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, आगे भी आएगा। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ है, यानी
राजनीतिक रूप से निरपक्ष है, वो किसी के पक्ष में नहीं है। प्रजातंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं, ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की यह जिम्मेदारी है कि वह नई सरकारों को अपनी नीतियां बनाने में और उन्हें लागू करने में मदद करे। ठीक है, क्योंकि ये तो एक स्थायी समझ लो, ठीक है, नौकरशाही जो है वो स्थायी है, लेकिन जो सरकार है वो आती जाती रहती है, कभी किसी की बनती है कभी किसी की बनती है। ठीक है, इसलिए जो नीतियां लागू करने की बनाने की जिम्मेदारी होती है वो नौकरशाही की होती है। आगे देखो, नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव। नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं यानी ऑल इंडिया सर्विस, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपकरणों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित है। भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी जिसे हम बोलते हैं उसे सौंपा गया है। ठीक है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लेना। ठीक है, फिर भी ऐसा ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं, जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं। ठीक है, जैसा केंद्र में बनाया गया है वैसा ही एक राज्य में भी बनाया गया है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। ठीक है, उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित या उपदस्थ किया जाता है। ठीक है, कार्यकाल क्या होता है इनका, निश्चित होता है। लोक सेवकों की नियुक्ति दक्षता व योग्यता के आधार बनाकर की जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा यूपीएससी में भी जब जाते हैं तो योग्यता और दक्षता के अनुसार ही क्या होता है, उन्हें चुना जाता है। संविधान ने पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनने का मौका दिया है। ठीक है, पिछड़े वर्गों को भी क्या हुआ है, आरक्षण दिया गया है ताकि वो आगे बढ़ सके। ठीक है, ऐसे ही सिविल सेवाओं का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, देखो अखिल भारतीय सेवा, इसमें क्या आता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ये सब आता है। केंद्रीय सेवाएं जो होती हैं, भारतीय विदेश सेवाएं, ठीक है, भारतीय सीमा शुल्क इसमें आता है। प्रांतीय सेवाएं हैं डिप्टी कलेक्टर, बिक्री, कर अधिकारी। ठीक है, देखो ये देख लो एक बार, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस जिसे हम बोलते हैं, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस जिसे हम बोलते हैं, के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है, यानी जो सेंट्रल है वो करता है। किसी जिले का जिला अधिकारी यानी कलेक्टर जो होता है उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, और ये सामान्यतः आईएएस स्तर का अधिकारी ही होता है। ठीक है, तो आप ये एक बार और पढ़ लीजिएगा, ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 4-5 पॉइंट तो इसके याद होने चाहिए आपको। ठीक है, और ये सारा मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ऑल द बेस्ट।